हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वंशन फन फिक्शन पार्ट 8 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का एक्सप्लेन शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग पुलिस में जाके कंप्लेन की थी। नियमिन जो उस लड़की से पूछताछ करता है, वो लड़की उस जगह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। नियमिन जो उस जगह के बारे में पता करता है और उन लोगों के बारे में भी पता करता है। और विंग उस दवाई का असर को कैसे काटा जा सकता है उसका दवा बना रहा था। विदेशी दवाई का असर काटना इतना आसान नहीं था, फिर भी विंग उस दवा बनाने में सक्सेस होता है। नीमेंजो की दोस्त बेन रूहान जो एक दूसरे एरिया के पुलिस ऑफिसर था। नीमेंजो सारी बातें बेन रूहान से शेयर करता है और विंग के बारे में भी बताता है, कैसे विंग उस विदेशी दवाई की असर को काटने की नया दवा बनाया है। इन सारे खेल की मास्टरमाइंड बेन रूहान और बेन चाओ है। ये सब सुन के बेन रूहान शॉक्ड हो जाता है। बेन रूहान सोचता है इतनी कोशिशों के बाद भी ये बात बाहर कैसे आया। एक दिन विंग और सारे लोग अपना काम कर रहा था, तभी कुछ लोग आता है। उस टाइम गुरु वैद्य नहीं था। वो लोग विंग को एक लेटर देता है। विंग उस लेटर को पढ़ता है। वहाँ लिखा था, तुम सब लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो। विदेशी दवाई का असर उसका तोड़ निकल लिया। तुम लोग मेरे काम की हो। मुझे तुम जैसे लोगों की ज़रूरत है। मेडिसिन शॉप से विदेशी दवा खरीदना काफ़ी टेंशन वाली बात है, इसलिए आज से तुम सारे लोग मेरे लिए काम करोगी। उस लेटर को पढ़ के विंग उस लेटर को फाड़ देता है। तभी बेनरूहान के लोग एक और लेटर देता है। उस लेटर में लिखा था, मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगी, इसलिए मैंने दूसरा लेटर लिखा है। मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, सीधे सीधे मान जा, नहीं तो तुम्हारे फैमिली मेम्बर तो होगा ना, कई एक एक करके कम न हो जाए। सुना है घर वापस जाने में तुम लोगों को 1 घंटा लगता है। विंग और सारे लोग डर जाता है ये सुन के। विंग फिर से लेटर को पढ़ता है। उसमें लिखा था, तुम सबके पास 1 घंटा टाइम है। सोच लो तुम लोगों को ज़िंदगी में कौन सबसे ज़्यादा प्यारा है, तुम लोगों की जिद या परिवार। वो लेटर पढ़ने के बाद सब लोग अपने घर की तरफ साइकिल से भागता है। वो लोग भाग के गया था, इसलिए 1 घंटा पूरा होने में 15 मिनट बाकी था। सब लोग घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद विंग देखता है एक पर्सन ब्लैक कपड़ों, चेहरे पे मास्क पहन जो जियान अली के गले में चाकू पकड़ के खड़ा है। और जियान चैन, मैडम यू और जियांग फेंगमैन सबको रस्सी से बांध के रखा है। और सेम सबके घर में एक एक लोग था। साउसेन, सोंगलैन, बैनिंग सबके घर में। विंग कहते हैं, मेरे सीजे को कुछ मत करना। तुम सब जो करने के लिए कहोगी हम सब करने के लिए तैयार हैं। बस मेरे परिवार को छोड़ दो। सब लोग अपने अपने परिवार की खातिर बेन रूहान की बातें मान लेता है। और बेन रूहान जैसे जैसे दवा बनाने के लिए कहता था, ना चाहते हुए भी विंग और सभी लोग को दवा बनाना पड़ता था। गुरु वैद्य इस झमेले में ना पड़े, इसलिए विंग कई और दवा बना रहा था। एक दिन हम सब परेशान होकर बैठे थे, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। तब बेन रूहान के बेटे बेन चाओ आया था। बेन चाओ मास्क पहन के आया था, इसलिए हम सब ने बेन चाओ को पहचान नहीं पाया था। बेन चाओ जब विंग को देखा था, बेन चाओ की गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था। उसे पुरानी बातें याद आ गया था। वो विंग को देख के अचानक वहाँ से चला गया था। हम सब ने बेन चाओ की चेहरा नहीं देखा था। बेन चाओ को ऐसे जाते हुए देख के हम सब हैरान हो गए थे। हम सब यही सोच रहे थे, आखिर वो बिना कुछ कहे यहाँ से क्यों चले गए। हम सब जब रात को घर वापस गए थे, विंग के घर में बेन चाओ पहले से हाजिर थे। विंग जब घर के अंदर अपना कदम रखता है, घर का नज़ारा देख के विंग के ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा है। बेन चाओ सबको मार दिया था, सिर्फ उसकी बहन को छोड़ के। विंग सबकी लाशें देख के उसकी तो होश उड़ गए थे। कुछ टाइम तो विंग कुछ बोल ही नहीं पाया था। फिर विंग नोटिस करता है उसकी सीजे के किसी ने बाल पकड़ के रखा है और गले में चाकू। विंग बेन चाओ के सामने हाथ जोड़ के कहता है, बेन चाओ तुमने सबको मार दिया पर मेरे बहन को छोड़ दो, मेरी बहन को कुछ मत करना। बेन चाओ कहता है, क्यों, सारे हीरोगिरी निकल गई। तुम्हें ऐसे हाथ जोड़ते हुए देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या तुम मेरे साथ फाइट नहीं करोगे। विंग रोते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे पूरा परिवार को क्यों मार दिया, इन लोगों का क्या कसूर था। बेन चाओ कहता है, कसूर तो तुमने किया है, मेरे और लैंडवांग जी के बीच में आके। बेन चाओ गुस्से में विंग के चिक्स को टाइटली पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, बेन चाओ के ऊपर। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें देख लूँगा और जिस दिन तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूँ, उस दिन तुम बहुत पछताओगे। विंग अपनी परिवार की डेड बॉडी को देखता है और सोचता है, काश मैं उस दिन बेन चाओ के ऊपर हाथ ना उठाता। काश मैं बेन चाओ के साथ शांति से बात करके उस मैटर को सुलझ लेता और लैंजन को सेव कर लेता, तो शायद मेरी फैमिली जिंदा होता।
विंग को आज सच में बेंचाओ कौन है पता चल के बहुत पछतावा हो रहा था। विंग रोते हुए कहता है, बेंचाओ तुमने बदला ले ली ना, अब मेरे बहन को छोड़ दो। बेंचाओ कहता है, तुम्हें पता है विंग, अगर लैनवांग जी यहाँ होता तो मैं तुम्हारे हाथों से उसे लेता, तुम खुद उसे अपने हाथों से मुझे सौंप देते। और तुम्हें पता है मैं उसे कहाँ कहाँ टच करता, जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते। और जहाँ जहाँ भी टच करता ना, तुम्हारे सामने टच करता। मैं उसे बेड के साथ बांध देता। बेंचाओ इतना गंदा गंदा शब्द कह रहा था, विंग को सुना नहीं जा रहा था। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और बेंचाओ की कॉलर को टाइटली पकड़ लेता है। विंग का बस चलता तो वो अभी उसका मर्डर कर देता। तभी उस पर्सन ने जियान अली की बाल और ज़ोर से खींच लेता है। पेन की वजह से अनली के मुंह से चीख निकल जाता है। ये देख के विंग शांत हो जाता है और बेंचाओ को छोड़ देता है। बेंचाओ हंसते हुए कहता है, अजीब बात है, जिस लैनवांग जी की वजह से तुम्हारा पूरा परिवार मर गया और तुम उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकते। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मैं उसका नाम दोबारा नहीं लेता। खैर छोड़ो, लैनवांग जी को तो मैं बाद में देख लूँगा, क्योंकि वो तो मेरा फ्यूचर हस्बैंड बनने वाला है। लेकिन तुम जो अभी फिर से गलती किया है मेरी कॉलर पकड़ के, उसकी सज़ा तुम्हें क्या दिया जाए? क्या मैं तुम्हारी प्यारी सी बहन का जान ले लूँ? विंग कहता है, बेंचाओ प्लीज़ मेरी बहन को कुछ मत करना, तुम मेरी जान ले लो। बेंचाओ कहते हैं, अरे नहीं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मेरे अंदर भी एक दिल है, मैं तुम्हारी बहन को नहीं मारूंगी, मैं तो उसे साथ में ले जाऊंगी, हम लोगों की मनोरंजन के लिए। विंग कहता है, बेंचाओ मैं तुम्हारे प्यार पड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करना। विंग बेंचाओ की पाँव पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊँगा, पर मेरे बहन को छोड़ दो। बेंचाओ विंग की कुछ ना सुनते हुए सबको ऑर्डर देता है विंग को और उसकी बहन को साथ में ले जाने के लिए। लैनजन सब कुछ सुन के वह ज़मीन पर गिर पड़ता है। उसे और खड़ा होने की हिम्मत नहीं हो रहा था। लैनजन की आंखों में आंसू ऑटोमेटिक आ जाता है और कहता है, विंग के साथ इतना बुरा हुआ, वो भी मेरी वजह से, और इस मुश्किल वक्त पर मैं उसका साथ नहीं था। लैनजन कहता है, वेंचिंग जियान अली के साथ क्या हुआ था और वो कहाँ है और उसके बाद क्या हुआ था? बेंचिंग कहते हैं, हम सबको विंग के साथ हुए हादसों के बारे में कुछ पता नहीं था। अगले दिन जब हम सब दवाखाना गए थे, वहाँ विंग नहीं आया था। हम सबको ये बातें थोड़ी सी खटकी और हमने सोचा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगा, घर जाके उसे देख लूँगा। हम सब दोपहर को उससे मिलने गए थे। घर के अंदर जाते ही हम सबका पैरों तले ज़मीन खिसक गए थे। घर में तीनों लाश पड़े थे और विंग और जियान अली की कुछ पता नहीं था। हमने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन की। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के बाद जब हम घर वापस आ रहे थे, बेनरुहन के लोग हमें बीच रास्ते में रोक लिया था और हमें धमकी देता है, अगर हम सब उन लोगों के साथ नहीं गए तो विंग की परिवार की तरह हमारा परिवार का सेम एक ही हाल होगा। हम सब डर गए थे और हम सब ने कोई चांस नहीं लिया था और इन लोगों के साथ यहाँ चले आए। बेंचिंग चारों तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ ये वही जगह है जहाँ बेनरुहन का गंदा काम चलता था। हम सब वही करते थे जो बेनरुहन चाहता था। और बेंचाओ तो बात बात पर विंग के ऊपर कोड़े मारते थे। ये सुन के लैनसन अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है और अपनी उंगलियों को मुट्ठी बना लेता है। लैंजन को ऐसा लग रहा था वो कोड़े अभी लैंजन के ऊपर पड़ रहा है। बेंचिंग कहता है, हम सब बेबस थे। लड़कियों को ट्रक में विदेश में भेजना, तरह तरह की दवा बनाना और उन लड़कियों को ड्रग्स देना। लैंसन कहते हैं, वो लड़कियों को ड्रग्स क्यों देता था? साउसिन कहता है, चेक करने के लिए कितनी मात्रा लेने से कितना असर होता है और ड्रग्स को अच्छे से समझने के लिए, ताकि वो बिजनेस को अच्छे से संभाल पाए। लैंसन कहते हैं, निहोइसन का भाई नीमेंजो का कैसे मौत हुआ था? साउसिन कहते हैं, ऑफिसर नीमेंजो, हम सब ने जब कंप्लेन किया था तब ऑफिसर ने तुरंत एक्शन लिया था और हमारे गायब होने के बाद हमें ढूंढ रहे थे और हमें पता था वो हमें ज़रूर ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने एक एक निशाना छोड़ दिया था। हम सबको गायब होने की 5 दिन बाद नीमेंजो हमें बचाने आए थे। जब नीमेंजो को हम सब ने देखा तब हम सब दवा बना रहे थे, वो दवा जिसे पीने के बाद होश में तो रहेंगे पर कठपुतली की तरह, और जो उसे सिखाया जाएगा वो वही खाएंगे। ऐसा दवा बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हम सब जब नीमेंजो को देखा हमारे दिल में एक आस जग गई। हम सबको लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कुछ कहने और समझने से पहले पीछे से 4 ऑफिसर को मार दिया था। उसमें एक नीमेंजो भी था। हम सब सिर्फ खड़े होकर देखते रह गए। नीमेंजो जब बेनरुहन को देखा, नीमेंजो शॉक था। उसकी दोस्त बेनरुहन एक आईजीपी ऑफिसर होकर ये सब कर रहा था,
पर कुछ कहने से पहले वो मर जाता है। हमारी जितनी भी आस बाकी थी वो सब खत्म हो जाता है। हम सब अपने हाथों से उस लड़कियों को नर्क में भेज रहे थे, लेकिन एक दिन हद हो गई। उस लड़कियों के साथ साथ वैन और जियानली को भी भेजने वाले थे और इस डर से विंग ने भागने का फैसला किया था, पर हम सब नाकामयाब रहे और इस कोशिश की वजह से बेन रोहन बहुत गुस्सा हो गया था और जो नहीं होना था वो हो गया। एक दिन बेन रोहन ने जियानली का गैंग रेप करवाया। तब हम सबको जंजीरों से बांध के रखा था ताकि कोई अली को बचा ना पाए। विंग चीखता रहा, चिल्लाता रहा, ज़मीन में सर पीटने लगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। विंग की सर पीटने की वजह से वही बेहोश हो गया था। विंग जब होश में आया वो एक पत्थर बन गया था। विंग अपनी बहन के लिए वो सब कुछ कर रहा था जो बेन रोहन कह रहा था। बेन रोहन की हैवानियत यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। वो हर एक गलत काम विंग के ऊपर दे दिया था। ऑफिसर नीमिंजो मरने के बाद उसकी पोजीशन पे बेन रोहन आईजीपी ऑफिसर बन के आया था और नीमिंजो का मर्डर का केस विंग के ऊपर लगा दिया था। विंग से इलिंग बेन रोहन ने ही बनाया था। विंग का नाम दे दिया इलिंग। ड्रग सप्लाई करना, लड़कियों को गलत दवा देना, इलीगल दवा बनाना और लड़कियों को विदेश में बेच देना, उसने कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा था। अगर वो सबूत पुलिस के हाथ में लग गए तो विंग की सीधे फांसी हो जाएगा। फिर भी विंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विंग जिंदा तो था पर एक कठपुतली की तरह। विंग को बस एक ही चीज़ फर्क पड़ता था, कैसे भी करके उसको बहन को बचाना। जियानली को ठीक से मिलने भी नहीं देता था, सिर्फ दिन में एक बार। जियानली को विंग की हालत देखा नहीं जा रहा था और एक दिन ऐसा हुआ जो हम सब ने किसी ने नहीं सोचा था। एक दिन रात को विंग सो गया था और विंग जंजीरों से बंधा हुआ था। तब हम सबको दूसरे काम के लिए किसी और जगह भेज दिया था। विंग को भी जाना था और विंग अपनी बहन को छोड़ के नहीं गया था। लेकिन आधी रात को जियानली विंग के पास आता है, लेकिन विंग से दूर बैठता है। विंग कहता है, सीजे अब मुझसे इतना दूर क्यों बैठे हैं? सीजे कहता है, कभी कभी हमें दूर रहना सबका भला होता है। सीजे कहता है, विंग तुम बहुत अच्छे हो और सच्चे भी, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो ना? विंग कहता है, सीजे मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको यहाँ से ज़रूर भगा के ले जाऊँगा, बस आप कभी हार मत मानना। जियानली कहता है, विंग तुम एक बहन को तो बचा लोगी और इतने सारी लड़कियों का जो तुम्हारी बहन से भी ज़्यादा तकलीफ सह रही है। विंग कहता है, सीजे अब क्या कहना चाहते हैं? तब सीजे एक खंजर निकलता है। विंग डरते हुए कहता है, सीजे अब क्या करने वाली? जियानली कहता है, विंग मैं तुम्हारा कमज़ोरी हूँ, मुझे निशाना करके तुम्हें कमज़ोर बना रहा है और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। मुझे आज पता चल गया बेन रोहन जो भी गलत काम कर रही है उसका इल्ज़ाम तुम्हारे सर पर है। विंग कहता है, सीजे वो सब मैं देख लूँगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फांसी हो जाए या मुझे मार दे, बस आप कुछ गलत कदम मत उठाना, आपके सिवा मेरा कोई और अपना नहीं रहा। जियानली कहता है, ये सारे लोग तुम्हारे अपने हैं, तुम एक बहन के लिए इतनी सारी बहन का ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। विंग यानली के पास जाने की कोशिश करता है और कहता है, सीजे मैं आपको और इन सारी लड़कियों को बचा लूँगा, पर आप ऐसा मत करना वरना मैं जीते जी मर जाऊँगा। यानली कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी कमज़ोरी की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। विंग तुम हमेशा खुश रहना और हमेशा सबकी मदद करना और मुझसे वादा करो तुम इन सारी लड़कियों को सेव करोगी और हर कमज़ोर लड़कियों की मदद करोगी। विंग कहता है, मैं कोई वादा नहीं करूँगा, मैं किसी को भी सेव नहीं करूँगा, मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। जियानली मुस्कुराते हुए कहता है, अब मुझे जाना पड़ेगा। विंग जंजीरों को तोड़ के यानली के पास आने की कोशिश करता है और रोते हुए अपनी बहन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जियानली ने खुद अपने हाथों से जान ले ली और विंग सिर्फ देखता रह गया। मैनजिंग कहता है, काश ये एक स्टोरी होता तो मैं एक दो पन्ना पढ़ के छोड़ देता, लेकिन एक सच्चाई है जो हमारे मुंह पर थप्पड़ मार के चला गया है, जिसे हम कभी बदल नहीं सकते। विंग अपनी जंजीरों को तोड़ के अपनी मरी हुई बहन को लेके शांति से बैठा था, इतना शांति जो हम सब ने कई दिनों से देखा नहीं था। सुबह होने में कुछ पल बाकी था जब हम सब वापस आए। विंग अपनी बहन को हक्के हुए बैठा था। मैनजिंग लैंजन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है इतना कुछ होने के बाद विंग को रोकना आसान था? वो तो बात की बात है, क्या विंग को रोकना सही होता? विंग की ज़िंदगी में एक नई सुबह की जन्म ली, विंग से इलिंग बनने की। सुबह होते ही जब बेन रोहन आया, विंग एक खूंखार शेर बन गया था।
वो उस दिन सुबह 50 लोगों की एक साथ मर्डर किया है, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई कमज़ोर हथियार नहीं था। बेन रोहन को मार के उसका शरीर का कितना हिस्सा किया उसे खुद पता नहीं था और दोबारा उसे पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक दिया था और जियान अली को उसी गुफा में दफनाया जहां अभी विंग है। लैनजन उस गुफा की तरफ देखता है जहां विंग अभी अपने आप को लॉक करके बैठा है। बेंजिंग कहता है वो अक्सर अपनी सीजे से मन ही मन बात करता है जैसे वो अभी भी जिंदा है। बेंचाओ जो डर के कहीं छुपा था, हम सब ने उसे ढूंढ के निकाला और सेम उसकी बाप की तरह उसे भी मार दिया। विंग हम सबको यहाँ से जाने के लिए कह दिया था, पर हम सब उसकी दोस्त थे, उसे ऐसे अकेले कैसे छोड़ देते। अब सब कुछ ठीक तो हो गया। विंग दोबारा वापस नहीं लौटा, वो एलिंग बन के रह गया। हम सब ने बहुत कोशिश की उसे पहले जैसा नॉर्मल बनाने की, पर तुम देख सकते हो वो कितना चेंज हुआ है। इसलिए उसे अपनी हाल में छोड़ दो और किसी चीज़ के लिए फोर्स मत करो। तभी सुबह की किरणें लैंजन के ऊपर पड़ता है। लैंजन बैठा था और सब लोग वहाँ से चला गया था। लैंजन सोचता है मेरी वजह से ये सब हुआ, इसलिए विंग मुझसे दूर रहना चाहती है, क्योंकि उसकी बर्बादी का वजह मैं हूँ। लैंजन का दिल अंदर से जैसे कोई चीर रहा था। ये सोच के विंग अब उससे नफरत करता है और करना भी चाहिए। लैंजन सोचता है बेंचिंग ठीक कह रही है, मुझे विंग को फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर विंग उससे दूर रहना चाहती है तो मुझसे दूर रहना उसके लिए सही है। लैंजन एक गहरी सोच में डूबा था, तभी कोई आके एक फुटबॉल से शॉट मारता है जो लैंजन को जाके लगता है। लैंजन बॉल को हाथ में लेता है और उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ एक छोटा सा बच्चा था। लैंजन सोचता है ये बच्चा अचानक यहाँ से कहाँ से आया। वो बच्चा आके कहता है आप यहाँ नए हो। लैंजन कहते हैं हाँ, पर आप अचानक कहाँ से आए। वो बच्चा कहते हैं अचानक, मैं तो यहीं रहती हूँ पास में, बस एक हफ्ते के लिए हम सब बाहर गए थे। लैंजन कहते तुम सब, तुम्हारे साथ और भी लोग हैं। वो बच्चा कहता है मुझे विंग गागा से बात करना है। ऐसे कह के वो भाग के विंग की गुफा में चला जाता है और विंग को गागा कह के विंग को बुलाता है और विंग बाहर भी आ जाता है। लैंजन थोड़ा हैरान था ये देख के। इतने दिनों से लैंजन ने जो देखा, विंग सिर्फ अपनी मर्जी से बाहर आता है, किसी के कहने पर नहीं। विंग कहता है युवान तुम सब कब वापस आए। लैंजन सोचता है ये बच्चे का नाम युवान है। युवान कहता है रात को मुझे डर लग रहा था, इसलिए आपसे मिलने नहीं आए और सुबह होने की इंतज़ार कर रहा था। विंग कहता है बिल्कुल तुमने ठीक किया, अगर रात को परी तुम्हें उठा के ले जाता तो तुम्हारे बिना मैं क्या करता। युवान कहता है परिया। विंग कहता है हाँ परिया। युवान कहता है परिया कैसा दिखता है। विंग कहता है परिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। युवान कहता है बिल्कुल उस अंकल की जैसा। युवान ने लैंजन को दिखाया था। विंग लैंजन की तरफ देखता है। विंग जब लैंजन की तरफ देखता है, लैंजन अपना नज़र हटा लेता है, क्योंकि लैंजन को विंग की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रहा था। विंग युवान से कहता है नहीं, परिया लड़की होती है, सुंदर, साफ दिल और मासूम, बिल्कुल मेरी सीजे की तरह। युवान कहते हैं ओफो मैं तो भूल गया, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा, सबको आपको एक न्यूज़ देना है। युवान विंग को खींच के ले जा रहा था। विंग जब लैंजन के सामने से गुजर रहा था, विंग रात की बातें याद करके लैंजन की तरफ देख रहा था, लेकिन लैंजन विंग को एक सॉफ्ट स्माइल देता है। विंग उस स्माइल को समझने की कोशिश करता है। अचानक लैंजन की स्माइल में कोई क्वेश्चन क्यों नहीं है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।